नमस्कार। मुद्दा गरम है, देख रहे हैं आप। मुद्दा गरम इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव हुए, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव का दंगल सज कर तैयार हो चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश साह ने इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई और इस उपचुनाव की सरगर्मी अब शुरू हो चुकी है। शंखनाद तारीखों का पहले ही हो चुका है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कमलेश साह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से धीरेन्द्र शाह इवनाती उम्मीदवार हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो अमरवाड़ा के सियासी अखाड़े में शाह बनाम शाह की जंग देखने को मिलेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण एक महत्वपूर्ण सीट बन गई है। हॉट सीट इसे माना जा रहा है और इस हॉट सीट में अब चूंकि यहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है तो बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीट खाली बैठा। लेकिन हम बात अमरवाड़ा की पहले करते हैं। अमरवाड़ा सीट जो है, यहां से धीरेन्द्र शाह को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। धीरेन्द्र शाह ने इस्तीफा दे दिया है जिस पद पर वो काम करते हैं वहां से। आंचलकुंड दादा सरबार के प्रमुख के छोटे बेटे हैं धीरेन्द्र शाह। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी हैं धीरेन्द्र शाह। और साथ ही 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए अमरवाड़ा में मतदान होना है। कमलेश साह को पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो कमलेश शाह के इस्तीफे की वजह से यह सीट दरअसल खाली हुई थी। 2023 में कांग्रेस के टिकट पर कमलेश शाह ने चुनाव जीता था। तीसरी बार लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए कमलेश शाह ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान और इसके बाद बीजेपी की तरफ से उनको मैदान में उतार दिया गया। कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह इवनाती उम्मीदवार हो सकते हैं। बटका सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन हैं धीरेन्द्र और यह भी खास है कि उन्होंने सेल्समैन पद से इस्तीफा दे दिया है, लिहाजा माना जा रहा है कि उनके नाम पर मोहर लगेगी। आंचलकुंड दादा दरबार प्रमुख जो हैं उनके छोटे बेटे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पूरे इलाके में इस आंचलकुंड दरबार जो आदिवासी अंचल है उसमें आंचलकुंड दरबार की बहुत खासी पेठ देखने को मिलती है। आज अमरवाड़ा में कांग्रेस के पास में योग्य प्रत्याशी का अभाव है। लगातार द्वंद्व मचा हुआ है और दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में गुटबाजी भी कि कमलनाथ जी को दें या कमलनाथ जी के अलावा वहां किसी को दें। कुल मिलाकर कोई कांग्रेस से चुनाव भी लड़ना नहीं चाहता। हार निश्चित कांग्रेस की होने वाली है। जो भी लोग हम वहाँ तलाश करेंगे अमरवाड़ा में पार्टी की कौन बेहतर से बेहतर उपयुक्त उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार को हम जो है अभी आने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस। तो अमरवाड़ा के इस अखाड़े में, सियासी अखाड़े में अब शाह बनाम शाह की जंग होना लगभग तय है। चूंकि यहां से कमलेश साह को पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 24 तारीख तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी के भीतर भी प्रत्याशी के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। धीरेन्द्र शाह इवनाती जो है, अब इन पर कांग्रेस पार्टी मोहर लगा सकती है। बहुत सारे कारण हैं। एक तो शाह समुदाय से ही आते हैं। आदिवासी बाहुल इलाका यह सीट है जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी अच्छा खासा दबदबा इस सीट पर देखने को मिलता है। आदिवासी अंचल में आंचलकुंड दरबार साहिब की अच्छी खासी पैठ है और यही वजह है कि इसी आंचलकुंड दादा दरबार प्रमुख के छोटे बेटे हैं धीरेन्द्र शाह। और बताया जाता है कि अमित शाह भी जब अमरवाड़ा पहुंचे थे तो वो भी इस आंचलकुंड दादा दरबार में पहुंचे थे मत्था टेकने के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे आदिवासी अंचल में इस दरबार की बहुत महत्ता है और कांग्रेस पार्टी यही वजह है कि यहाँ इनके छोटे बेटे, यहाँ के प्रमुख के छोटे बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। चूंकि खबर यह है कि बटका सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन के रूप में अभी धीरेन्द्र शाह अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उस सेल्समैन पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इस अमरवाड़ा के सियासी अखाड़े पर बात करने के लिए ब्रिज गोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। साथ ही राम पांडे साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और हमारे साथ में अजय द्विवेदी हैं, छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी हैं, अजय द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाम, हालांकि फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन करीब करीब तय माना जा रहा है कि धीरेन्द्र शाह
इवनाती यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। क्यों पार्टी जो है इस नाम के ऊपर मोहर लगाना चाह रही है? क्या कुछ वहां पर सियासी समीकरण दिख रहे हैं? एक बार अजय ये बताइए जरा। मैं आपको यह स्पष्ट बता दूं कि अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कभी भी किसी भी वक्त अपना प्रत्याशी तय कर सकती है। यहाँ पर सुखदेव पांसे, सुनील जायसवाल ने लगातार 3 से 4 दिन मैराथन बैठक की। उसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को नाम भेजे गए और वहां से फिर दिल्ली तक नाम गए हैं। धीरेन्द्र शाह जो आचलकुंड दरबार के प्रमुख हैं, उनके छोटे सुपुत्र हैं, उनके नाम को लेकर आज सुबह से चर्चा चल रही है कि उनको कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस जो है धर्मगुरु के सुपुत्र को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बना सकती है। इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो देर शाम तक होने की पूरी संभावना है। कमलनाथ जो है वो चाहते हैं कि आचलकुंड दरबार से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाए ताकि उसका सीधा संदेश आदिवासी परिवार के बीच में जा सके। जी ठीक है अजय, आप बने रहिए। चूंकि आपने आंचलकुंड दरबार साहिब का जिक्र किया तो इसके संदर्भ में भी क्या सियासी महत्व है, और चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये चेहरा, तो मैं उसके सिलसिले में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन दोनों मेहमानों से बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से धीरेन्द्र शाह इवनाती के ऊपर लगभग मोहर तय हो चुकी है कि मोहर लगेगी उनके नाम के ऊपर। किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को, शाह बनाम शाह की चुनौती को? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित चुनाव या व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस से निश्चित जो भी उम्मीदवार आएंगे उनका स्वागत है, परंतु थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतिहास वैसा है नहीं जैसा जो आप बता रहे थे कि वो एक सेवा सहकारी संस्था में कार्यरत थे, उनसे इस्तीफा दिलाया गया है। कांग्रेस ने अभी, आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव में निशा बांगरे को किस तरह से परेशान और प्रताड़ित किया, उनको वो एसडीएम थी वो छुड़वा दिया। परंतु फिर भी यदि हम अमरवाड़ा की बात कर रहे हैं तो अमरवाड़ा भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के काम, अपने गरीब कल्याण के काम और भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर जो कार्यकर्ताओं की फौज है उसके आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है। और ये बिल्कुल तय है कि अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार कमलेश शाह जी वहां चुनाव जीत रहे हैं। राम पांडे साहब, अगर इस अमरवाड़ा सीट के सियासी इतिहास की बात करें, कुल मिलाकर अगर पिछले 12 चुनावों का रिकॉर्ड ये कहता है कि 9 बार कांग्रेस पार्टी यहां से जीती है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जीत मिली है। लगातार तीसरी बार वहां से कमलेश शाह आपकी तरफ से विधायक थे, लेकिन इस्तीफा दिया, बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनको मैदान में उतार दिया। अब आप धीरेन्द्र शाह के ऊपर अपनी मोहर लगाने की तैयारी कर चुके हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। इसके बारे में भी जरा बताइएगा, धीरेन्द्र शाह जी के बारे में भी, और दूसरा ये कि कैसे देख रहे हैं इस पूरी चुनौती को? देखिए, नैतिक आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं कहती है कि उसके 10-20 करोड़ कार्यकर्ता हैं, संगठन है, सब कुछ है, और कांग्रेस से चोरी किया गया उम्मीदवार ही उनको मिला। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना नेता नहीं मिला। जो कांग्रेस से गया उसी को खड़ा कर दिया, फिर कहते हैं व्यक्ति आधारित दल नहीं है। अरे जिस दिन गए थे उसी दिन पूरे मध्य प्रदेश को पता था, सबको पता था कि इन्हीं को टिकट मिलेगा। पहले भी जो बेंगलोर में जो विधायक गए थे सबको पता था उन्हीं को टिकट मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नौटंकी पूरी करती है। नहीं, हमारा संगठन मीटिंग करेगा, दल मीटिंग करेगा, और ये मीटिंग होगी और फिर मीटिंग होगी। और जनता को, कांग्रेस को, मीडिया को, सबको पता है कि जो भी बिकाऊ या जो भी लालच में गए हैं टिकट उन्हीं को मिलेगा। अब हमारी ओर से जो भी प्रत्याशी आएगा आजकल में वो आ जाएगा, और जिनका आप नाम बता रहे थे धीरेन्द्र शाह अचलकुंड दरबार के, वो भी आते हैं तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को उनके सामने तो बड़ा मुश्किल होगा, हो सकता है इनको अपना प्रत्याशी विड्रॉल करना पड़े। लेकिन राम पांडे साहब, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि छिंदवाड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था करीब 4 दशकों से, उस गढ़ को भी भेदा, और यही वजह है कि अमरवाड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कामों की बदौलत इस बार जीत दर्ज करेगी, आश्वस्त कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। राम पांडे साहब बताइए। देखिए, ये बुधनी में विकास नहीं करवा पाए, जहां से मुख्यमंत्री लगभग 20 साल तक रहे, तो छिंदवाड़ा का क्रेडिट ये कैसे ले सकते हैं?
विदिशा से 5-6 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद रहे, ये विदिशा का विकास नहीं करा पाए। अब छिंदवाड़ा के विकास का क्रेडिट लेने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा के विकास का क्रेडिट जाता है तो सीधा सीधा सा कमलनाथ जी को जाता है। उन्होंने अपने प्रयासों से केंद्रीय मंत्री पर रहते हुए अपनी ऊर्जा का जो पूरा उपयोग किया, उन्होंने छिंदवाड़ा के विकास के लिए किया। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर धोखा देती है। और अभी 6 महीने पहले ही तो चुनाव हुए थे, अब 6 महीने बाद आप चुनाव हो रहे हैं, तो जो लोग टैक्स का पैसा दे रहे हैं उनके पैसे की बर्बादी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वयं का सिद्धांत है, जो सिद्धांत के विरोध में जा रहे हैं, एक देश एक चुनाव, ये हर 6 महीने में चुनाव करवा रहे हैं। अब बताइए, ये 3 विधायक गए थे कांग्रेस पर, तो तीनों का चुनाव एक साथ करा देते। अब ये चुनाव होगा, महीने 2 महीने बाद रामनिवास रावत की सीट का चुनाव होगा, उसके बाद फिर निशा वांगरे की सीट का चुनाव चलिए होगा। बृजगोपाल जी जवाब दीजिएगा इसका। नहीं, देखिए, मैं तो थोड़ा सा बड़ा तरस आता है कि किस तरह की बातें होती हैं। पहले तो सरकार का या राजनीतिक दलों का काम नहीं है चुनाव करवाना, कब करवाना, कहाँ करवाना, ये चुनाव आयोग का काम है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के दौरान यही तय करते रहे हैं, इसलिए वो पीला मन से नहीं निकलती है। एक बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, 2 अलग अलग संस्कारों में जी रही है। एक ये है कि राहुल गांधी और जीतू पटवारी जैसे लोग ये कहते हैं जिसको जाना है जाए, हम उससे कोई बातचीत नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ किसी के जाने की टीस उनके प्रवक्ताओं के मन से खत्म नहीं हो पाती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, अब आपको अगर मध्य प्रदेश का विकास नहीं दिखाई दे रहा, यदि आपको विदिशा का, बुदनी का विकास नहीं दिखाई दे रहा, और हम तो कह रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में एक सा विकास हुआ है, उसमें से अमरवाड़ा उसका एक हिस्सा है। और अमरवाड़ा की जनता ने अभी ये 1 महीना भी नहीं हुआ, 4 तारीख को ही आपको पता चला है राम जी कि वहां किस तरह कांग्रेस को पराजित करने का काम किया है। क्योंकि वहां जो विकास हुआ वो औद्योगिक विकास भी उद्योगपति कमलनाथ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुआ, उसका लाभ वहां आम जनता को नहीं मिला। और यदि मिला होता तो 44 साल बाद भी वहां यदि विकास की दरकार है तो ये ठीक है। तो बृजगोपाल लोया जी कह रहे हैं कि 1 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें अमरवाड़ा सीट से मिले जो वोट प्रतिशत हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है। राम पांडे साहब कह रहे हैं कि 6 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, लिहाजा एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ जनता जाएगी। बहरहाल आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में, चूंकि हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं अजय द्विवेदी जी। अजय, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैंने ये कहा था कि आंचल कुंड दादा दरबार प्रमुख के छोटे बेटे हैं धीरेन्द्र शाह इवनाती। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो दरबार है, राजनीतिक तौर पर इसकी क्या महत्ता है इस पूरे आदिवासी अंचल में, चूंकि आदिवासी बाहुल ये सीट है, और इस पूरे अंचल में इस दरबार का क्या महत्व है? और अगर धीरेन्द्र शाह यहां से मैदान में उतरते हैं तो राजनीतिक तौर पर कितनी बड़ी महत्वपूर्ण ये कदम होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, ये जरा बताइए। मैं आपको बता दूं कि जो आंचल कुंड दरबार की महत्ता है वो इस बात से बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि देश के गृह मंत्री 25 मार्च 2023 में छिंदवाड़ा आते हैं और सीधे छिंदवाड़ा से आंचल कुंड जाते हैं। कमलनाथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री है और छिंदवाड़ा के बड़े नेता, वे भी जब कैंपेनिंग करते हैं तो सीधे आंचल कुंड जाते हैं। आंचल कुंड दरबार का लगभग ये मान लीजिए कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी परिवारों में सीधी पैठ है, या यूं कह ले अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र आंचल कुंड दरबार के आसपास ही दिखाई पड़ता है। आदिवासी जनों की वहां पर अपार श्रद्धा है और वे जो है आंचल कुंड दरबार जाया आया करते हैं, धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्धि है। यानी मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा कि आंचल कुंड दरबार कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र का एक बड़ा केंद्र बिंदु बनकर उभरा है। और अभी जिस तरह से कांग्रेस आंचल कुंड दरबार के प्रमुख सेवादार है, उनके सुपुत्र को यहाँ पर यदि मैदान में उतारती है तो चुनाव बेहद रोचक और बहुत कांटे का हो जाएगा। यानी कहना बड़ा साफ है, जो इलेक्शन वन वे दिख रहा था वो इलेक्शन काउंटर का हो जाएगा। ठीक है बृजगोपाल जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जो बात अभी अजय द्विवेदी ने कही कि आंचल कुंड दादा दरबार प्रमुख के छोटे बेटे हैं धीरेन्द्र शाह, ऐसे में इस दरबार का जो राजनीतिक वर्चस्व है, जो स्वीकारोक्ति जो है आदिवासी अंचल में लोगों के बीच में, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। कैसे देख रहे हैं बृजगोपाल जी? नहीं, देखिए, कोई भी स्थान जो धार्मिक आस्था का केंद्र है
वो धार्मिक आस्था के किसी केंद्र से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी अचलपुर दादा दरबार से थोड़ी ही कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। राजनीति करने जो व्यक्ति आ रहे हैं, हमारी प्रतिद्वंदिता उनसे है। और मैं अभी भी ये कह रहा हूं, क्योंकि मुझे, आपको भी मालूम है, और थोड़ी देर पहले कल तक नवीन मरकाम वहां से उम्मीदवार हो रहे थे, तो अभी तो कांग्रेस ने घोषित भी नहीं किया है। परंतु मैं, यदि वो भी होते हैं तो सबका स्वागत है, क्योंकि राजनीति एक भिन्न विषय है और आस्था का केंद्र हमारा भिन्न विषय है। यदि वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या अचलपुर से हमारी श्रद्धा घट जाएगी? बिल्कुल नहीं घटेगी। हम भी अपना चुनाव अभियान वहीं से प्रारंभ है जो हमारे राम पांडे साहब बताइए। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी आस्था है। और गृह मंत्री भी जब आए तो सबसे पहले यहाँ पर छिंदवाड़ा में आने के बाद वहीं पर मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे, तो इस लिहाज से उनकी आस्था भी उनके साथ में है, तो उनका समर्थन इनको भी मिलेगा। बताइए जी। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सत्ता और वोट के लिए वो धर्म का भी विरोध कर सकते हैं, सत्ता और वोट के लिए वो भगवान का भी विरोध कर सकते हैं, सत्ता और वोट के लिए वो हिंदू धर्म का भी विरोध कर सकते हैं। अचल कुंडनाथ ईश्वर का मंदिर है, हिंदू धर्म का मंदिर है, हिंदू धर्म के अनुयायी है। तो अपनी भाषा और केवल चुनाव के लिए ये इस्तेमाल छोड़िए। मैं बीच में बोलने का मेरा स्वभाव नहीं है, मगर आप जो कह रहे हैं वो आपत्तिजनक है, इसलिए बीच में बोलना पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारी राजनीतिक बंधुता प्रतिद्वंदिता धर्म स्थल से नहीं हो सकती। हमारी आप जैसे नहीं है, हम आपकी तरह नहीं है कि लोया जी एक बार सुन लेते हैं, राम पांडे जी सुन लेते हैं, उसके बाद आता हूं आपके पास। मगर जो कह रहे हैं क्या वो सच बोल रहे हैं कि आपको भी रोकना चाहिए? अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं लोया जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। धर्म का विरोध कर रहे हो, हिंदू मंदिर का विरोध कर रहे हो। राम पांडे जी बोलिए, अपनी बात बोलिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अब ये वोट के लिए हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये वोट के लिए ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। जब ईश्वर के पुजारी हिंदू धर्म के प्रतीक वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, इनको तो विड्रॉ कर लेना चाहिए कि भाई ईश्वर का जो भक्त चुनाव लड़ने आ रहा है, हिंदू धर्म का हिंदू चुनाव लड़ने आ रहा है, तो इनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं कि हम तो भगवान का भी विरोध करेंगे, हम तो वोट के लिए हिंदू धर्म का भी विरोध करेंगे। तो इसलिए ठीक है, ब्रिजगोपाल जी संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मुझे उसके बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव में जो दंगल होने वाला है उसके लिए भी दर्शकों को जानकारी देनी। जी ब्रिजगोपाल जी संक्षेप में रखिएगा। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं कि हमारा किसी धर्म स्थान से कोई विरोध नहीं है, उसके किसी पुजारी से कोई विरोध नहीं है। परंतु जो लोग आज यहाँ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने तो दसियों साधुओं को ठीक है, राम पांडे जी एक बार सुन लेते हैं। राम पांडे जी, इसलिए हिंदू क्या है मुझे समझ में नहीं आता, समझ नहीं आता कि इनको चुनाव जीतने के लिए अब ये इस पर भी आश्रित हो गए कि भाजपा चुनाव न लड़े। ये देखिए तो देखिए। चलिए, दिलचस्प है ये जो नजारा इस वक्त स्क्रीन पर हमको दिख रहा है। अमरवाड़ा के इस सियासी अखाड़े में इसी तरह की जोरदार दंगल देखने को मिलेगी। शाह बनाम शाह की जंग लगभग तय है, क्योंकि कमलेश शाह को भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, और धीरेन्द्र शाह इवनाती जो कि अचलकुंड दादा साहब दरबार जो हैं उनके प्रमुख के छोटे बेटे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाने के बारे में लगभग तैयारी कर ली है। कभी भी उस नाम पर मोहर लग सकती है, लिहाजा यहां पर शाह बनाम शाह की एक दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि हमने कहा कि एक और हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में एक और महत्वपूर्ण सीट है रायपुर दक्षिण। रायपुर दक्षिण के इस दंगल पे भी सबकी निगाहें टिक गई हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन चुनाव तो होंगे, तय है। क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से यह सीट खाली हो गई है। रायपुर सांसद बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। लगातार 8 बार से इस सीट पर विधायक थे बृजमोहन अग्रवाल, और इसके बाद सीट पर दोनों ही दल कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दावेदारों की लंबी फौज सामने आई है। तो लगातार हम आपको वो नाम भी बता रहे हैं। कांग्रेस से कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा, ज्ञानेश शर्मा, सन्नी अग्रवाल समेत कई और दावेदार जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अवधेश जैन, मनोज शुक्ला, संजय श्रीवास्तव जो कि महामंत्री हैं, केदार गुप्ता, इन सब की दावेदारी है। भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से पार्षद रहे मृत्युंजय दुबे और मीनल चौबे भी दावेदारी इस सीट से कर रही हैं। तो कुल मिलाकर
रायपुर दक्षिण का ये दंगल बड़ा दिलचस्प अब हो चला है। ये तय है कि उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान अब जल्दी ही चुनाव आयोग की तरफ से होगा और इसके बाद यहां पर भी इस रायपुर दक्षिण के दंगल में भी देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस पर अपनी मोहर लगाती है। लेकिन दावेदारों की लंबी फौज अभी से तैयार है। कई जगह देखा हमने कि वॉल पेंटिंग्स तक शुरू हो गई हैं। दावेदारों ने अपने अपने इलाके में बकायदा वॉल पेंटिंग्स भी शुरू करा दी हैं। अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। चलिए बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कोई भी चुनाव हो और रायपुर दक्षिण सीट जहां पर लगातार पिछले 8 चुनावों से बृजमोहन अग्रवाल ने कब्जा जमाया हुआ था, लगातार चुनाव वो जीत रहे थे, ये रिकॉर्ड है क्योंकि और अब उनके इस्तीफे के बाद यह तय है कि यहां पर उपचुनाव होगा। दोनों ही तरफ से दावेदारों की लंबी फौज है। क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं दावेदारों के संदर्भ में? बिल्कुल, देखिए हितेश, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 40 साल बाद अर्थात लगभग 4 दशक बाद भाजपा के किसी नए नेता को मौका मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि लगभग 4 दशक से विधायक है रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल। तो स्वाभाविक रूप से जो नेता चाह भी रहे थे कि वो बीजेपी के नेता की वो भी जो है दावेदारी करे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के कारण किसी को टिकट नहीं मिल पाती थी और बृजमोहन अग्रवाल जितने बार भी लड़े उतने बार भी चुनाव जीते। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को एक मौका मिल गया है कि वो भी दावेदारी करेंगे। दूसरी बात आप देखिए कि आज बीजेपी जो सत्ता में है, तो स्वाभाविक रूप से सत्ता में होने के कारण और बृजमोहन अग्रवाल के जाने के कारण जो है कहीं ना कहीं अब आप देखें कि लंबी फहरिस्त है जो दावेदारों की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो पार्षद स्तर के लोग हैं वही सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले हमारे दर्शकों को बताया कि इन नामों का जो है वो दावेदारी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप देखिए कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में रायपुर नगर निगम की जो 26 जो वार्ड है वो आते हैं और 26 वार्ड में लगभग 13 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं, अर्थात 50-50 की स्थिति है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होगा, काफ़ी जो प्रतिस्पर्धा रहेगी दोनों पार्टियों के बीच। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में आप देखिए कि इससे पहले जब रायपुर दक्षिण में कोई भी कैंडिडेट खड़े होते थे तो कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल के सामने बौना जैसा लगते थे, बौना साबित होते थे, अर्थात जो दमखम के साथ लड़ना है वो नहीं लड़ पाते थे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का अपने कई कारण रहते थे जिसके कारण सामने के जो प्रतिद्वंदी है वो जो है एकदम से आक्रामक नजर नहीं आते थे। लेकिन अब इस बार आप देखिएगा कि भाजपा के भी जो कैंडिडेट रहेंगे और कांग्रेस की भी कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन वही सौरभ क्राइटेरिया अगर देखें, चूंकि खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्राइटेरिया अगर देखें, चूंकि एक कद्दावर चेहरा लगातार 8 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 1990 के बाद से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं देखा, जनता ने नहीं देखा और लगातार वो जीतते आए। अब इस बार अगर क्राइटेरिया देखें, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी दावेदारी चीजें होंगी। क्या मुख्य क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर मोहर लगा सकती है? और वहीं कांग्रेस पे भी सेम सवाल। बिल्कुल सही कहा आपने हितेश, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि इस बार अब कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हो सकता है कि बीजेपी युवाओं को मौका दे, युवाओं को अर्थात जो पिछले 2 दशक से काम कर रहे हैं, जो नगर निगम की राजनीति से जुड़े हुए हैं। दरअसल समझना होगा कि रायपुर दक्षिण का विधानसभा जो है वो पूरे नगर निगम में आता है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जिनको रायपुर दक्षिण की समस्याओं का ज्ञान हो, जिनको रायपुर दक्षिण की जो समस्याओं का सामना करना, जिनका समाधान करने की पूरी तरीके से जो जानकारी हो, उनको मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में जो नाम आपने गिनाया कुछ देर पहले, उन्हीं लोगों पर ही जो है मुहर लग सकती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में आप देखिए कि रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ जितने लोग भी लड़ने आए वो कोई जो है पार्षद स्तर के नहीं थे, वो सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने चुनाव लड़ा। एकमात्र किरणमयी नायक को अपन देखें तो किरणमयी नायक जो है महापौर रही है, वही बस एक चुनाव लड़ी। उससे पहले की तमाम जो कैंडिडेट आए थे वो कहीं ना कहीं पीसीसी के बड़े डेलीगेट हुआ करते थे। हालांकि कन्हैया अग्रवाल का भी एक बड़ा नाम रहा है, कन्हैया अग्रवाल जमीनी स्तर पर काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन आपने कही कि इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो हो सकता है कि एक बात तो मैं बता दूं कि युवाओं को ही जो है मौका बीजेपी दे सकती है। लेकिन अगर आरएसएस का चलता है, क्योंकि रायपुर दक्षिण में, रायपुर पश्चिम में 2 ऐसे विधानसभा है जहां पर आरएसएस की पैठ है, आरएसएस के
तमाम पदाधिकारी आरएसएस के संघ के लोग जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर आरएसएस की चलती है तो ऐसे लोगों को भी मौका मिल सकता है जो पिछले 40 साल से अर्थात बृजमोहन अग्रवाल के होने के कारण जो है अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पा रहे थे। तो निश्चित रूप से आरएसएस के लोगों को भी, जिनका जुड़ाव आरएसएस से है, कुल मिलाकर कई सारी चीजें हैं, उन सबको देखते हुए देखना दिलचस्प होगा सौरभ की किसको यहां से मैदान में उतारती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें। तो रायपुर दक्षिण की दंगल बड़ा दिलचस्प है और ऐसे में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद किस पार्टी की तरफ से किसे प्रत्याशी बनाया जाता है, यह बड़ा दिलचस्प होगा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर उपचुनाव की जंग में जिस तरह से हमने लगातार बताया कि जनता अब किसके संग है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, चाहे वो अमरवाड़ा जहां पर तारीखों का ऐलान हो चुका है या बाकी रायपुर दक्षिण सीट की बात करें। और वहीं मध्य प्रदेश की एक और सीट है बुधनी, जहां से शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, वहां पर भी उपचुनाव होना है।